दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस समय हम लोग पढ़े हैं संविधान और हम लोग संविधान का इतिहास, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट इनको पढ़ चुके हैं और आज हम 2 एक्ट और आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज वो 2 एक्ट कौन कौन से हैं? एक तो आपका है 1786 का अधिनियम और दूसरा है आपका चार्टर एक्ट 1793 है। तो ये जो एक्ट है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम के तहत मतलब इसके माध्यम से 1786 के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे वो क्या थे? पहला है, ये पहली पॉइंट है, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को 1786 का अधिनियम, 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल, पहले तो गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1773 के माध्यम से। ये सारी क्लासें हो चुकी हैं, लेकिन साथ साथ चलने से ये सारी बातें रिपीट होती रहेंगी। गवर्नर जनरल की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है गवर्नर जनरल की बात। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी। इस गवर्नर जनरल के लिए, ये जो गवर्नर जनरल है, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था। गठन हुआ था 4 सदस्यों। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सारी बातें हो चुकी हैं पिछली क्लासों में, लेकिन रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसकी सहायता के लिए परिषद की स्थापना की गई, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। लेकिन हम लोग पढ़े थे पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके तहत ये जो परिषद की सदस्य संख्या 4 है, अब 3 सदस्य हो गए। 4 को हटा दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, अर्थात 1784 में पारित पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 4 सदस्यों के स्थान पर परिषद सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। और फिर अगली बात है, ये जो गवर्नर जनरल होता था, इस गवर्नर जनरल और ये परिषद, गवर्नर जनरल और ये परिषद है, 3 सदस्य हैं और इसको बोला जाता है परिषद। ठीक है। गवर्नर जनरल और परिषद किसी भी कार्य को आपस की सहमति से करते थे, आपस की सलाह से करते थे। लेकिन अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, कोई विशेष परिस्थिति हो
विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपने निर्णय को लागू करने का। अपने निर्णय को लागू करने का मतलब ये परिषद, जो परिषद है, अभी भी हम लोग पढ़े हैं, परिषद के निर्णय को निरस्त करके, ठीक है, परिषद के निर्णय को निरस्त करके गवर्नर जनरल अपने निर्णय को लागू कर सकता है। ये अधिकार इसे प्राप्त हुआ था 1786 के अधिनियम के माध्यम से। तो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय लागू करने का विशेष अधिकार है। परिषद के निर्णय को निरस्त करके, परिषद क्या है इस बात को भी आप समझ चुके हैं। गवर्नर जनरल की सहायता वाली जो सदस्य हैं, इनकी सहायता करने वाले जो सदस्य की एक टीम है, उसको कहा जाता है परिषद। तो परिषद, ये जो परिषद है, अब पहले क्या होता था, इनकी आपस में सहमति होती थी किसी कार्य के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इस परिषद का निर्णय क्या करेगा, गवर्नर जनरल, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, खुद गवर्नर जनरल किसी भी विशेष परिस्थिति में अपने निर्णय को लागू कर सकता है। दूसरी बात, दूसरा इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल को इम्पॉर्टेंट है, प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। प्रधान सेनापति की शक्ति का मतलब सेनाओं का प्रधान। अब देखिए, गवर्नर जनरल की दो बातें हो गई। गवर्नर जनरल को अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिल गया और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। दो चीजें गवर्नर जनरल को प्राप्त हुई इस एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत, 1786 के तहत गवर्नर जनरल को अपने निर्णय लागू करने का अधिकार, फिर प्रधान सेनापति की शक्ति का अधिकार। ये दोनों, पहला ये और दूसरा ये, देखिए ये दोनों अधिकार किसको प्राप्त हुआ था, इनको। कौन है ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ये दोनों अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ था। ये गवर्नर जनरल थे 1786 टू 1793, पुनः 1805 ईस्वी में गवर्नर जनरल रहे। गवर्नर, ये जो कॉर्नवालिस हैं, इन्हें नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। तो इन बातों को हम देखते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। जो कॉर्नवालिस थे, ये कॉर्नवालिस का शासनकाल, इनका शासनकाल कब से कब तक, 1786 टू 93 और पुनः 1805 ईस्वी में, ठीक है। इतने तक ये क्या हुए, गवर्नर रहे। अब फिर ये जो कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये इनकी हम बात कर रहे हैं। ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके लॉर्ड जो कॉर्नवालिस हैं को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है या फिर माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक माना जाता है इन्हें, किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये चीज इंपॉर्टेंट है, नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और फिर इन्होंने और क्या किया था, ने अस्थाई
बंदोबस्त की पद्धति, अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। किसने? अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, ये चीज देखिए, इन्होंने क्या किया था? अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। लागू किसने किया था? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और अस्थाई बंदोबस्त को बनाया था किसने? ये जो अस्थाई बंदोबस्त है ये, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति, इसको मतलब अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को बनाया किसने बनाया था? जॉन सोर। कौन बनाए थे? जॉन सोर बनाए थे। अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था किसने? लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और बनाया था किसने? जॉन सोर ने। अब यहां से देखते हैं, जो जॉन सोर थे, जॉन सोर कौन थे? ये भी कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रहे। ये भी क्या रहे? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रहे। कब? इनका शासनकाल कब रहा? इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1793 टू 98। ये जॉन सोर, यानी अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को लागू करने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और बनाने वाला गवर्नर यानी बनाने वाला कौन था? जॉन सोर थे। ठीक है, और अस्थाई बंदोबस्त थी क्या? इसके तहत क्या हुआ? अस्थाई बंदोबस्त जो पद्धति है, इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90%, ठीक है, भू राजस्व का 90% कंपनी को और 10% खुद रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो आप यहां से इस बात को कह सकते हैं, अस्थाई बंदोबस्त पद्धति ये है क्या? इस पद्धति से हुआ क्या? के तहत, यहां से आप लिख सकते हैं, के तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% कंपनी को प्लस 10%, प्लस का मतलब होता है तथा, 10% खुद रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये यानी हम कह सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त की जो पद्धति थी उसमें जमींदारों को भू राजस्व, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, भू राजस्व का मतलब क्या होता है? भू राजस्व का मतलब है कि भूमि कर, इसका मतलब होता है भूमि कर। ठीक है, भू राजस्व का मतलब होता है भूमि कर। तो अस्थाई बंदोबस्त की जो पद्धति थी वो क्या थी? जमींदारों को भू राजस्व का 90% यानी भूमि कर 90% कंपनी को देना था और 10% खुद को रखना था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था? नागरिक सेवा का जनक माना जाता। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये लॉर्ड कॉर्नवालिस इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और फिर अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बनाया था किसने? जॉन सोर ने। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति है क्या? 90% कंपनी को 10% खुद रखने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये हो गया। अब हम अगला एक्ट देखते हैं जो हमारा है, ये है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 के तहत क्या किया गया? पहला पॉइंट है, जो आपका पहला पॉइंट है, ये है पहला पॉइंट। इसमें कहा गया है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यहां से हम कह सकते हैं इसके तहत पहला, ये जो पहले पॉइंट है, यहां पर पहले पॉइंट हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है? कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, कंपनी के, ये कंपनी है, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। जब ये पारित हुआ था तो कंपनी का व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्य दोनों अलग अलग हो गया था। ठीक है, इसके पारित होने पर जो कंपनी थी, कंपनी को का जो कार्य था, कंपनी के जो कार्य थे वो दो भागों में बट गए थे। जो व्यापारिक कार्य था, व्यापारिक कार्य कंपनी के हाथों में, कंपनी के हाथों में, और दूसरा था प्रशासनिक काम तथा प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य सम्राट के हाथों में नियंत्रण मंडल के माध्यम से। ठीक है, प्रशासनिक कार्य नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट संभालता था। ठीक, ये जो कंपनी का इससे पहले क्या था? सब कुछ कंपनी के हाथों में था। केवल अपने कार्यों की सूचना ब्रिटिश सरकार को कंपनी को देनी पड़ती थी। लेकिन अब व्यापारिक कार्य कंपनी के हाथों में, यानी जो व्यापार करने का सिस्टम था वो उसको कंपनी को सौंप दिया ब्रिटिश सरकार ने, और खुद ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन का कार्य खुद संभालने लगी। इंग्लैंड में बैठ करके एक 6 सदस्यों वाले नियंत्रण मंडल की स्थापना की, जिसके माध्यम से सम्राट इसको संभालने लगा। प्रशासन का कार्य सम्राट के हाथों में चला गया। तो यहाँ पर देखिए, व्यापारिक कार्य, ये जो व्यापारिक कार्य है, व्यापारिक कार्य कंपनी के हाथों में चला गया। अब ये व्यापारिक कार्य कंपनी के तो हाथों में है, लेकिन प्रशासनिक कार्य को इनके हाथों से छीन लिया गया। ये ठीक है, इसके लिए सम्राट ने नियंत्रण मंडल की स्थापना की 6 सदस्यों वाली। ये जो व्यापारिक कार्य था, इसको अब भी आगे 20 वर्षों के लिए इन्हीं के हाथों में रहने दिया। किसके माध्यम से? इस एक्ट 1793 के माध्यम से अब भी 20 वर्षों तक कंपनी का जो कंपनी के व्यापार का अधिकार है, यानी एकाधिकार, सिर्फ कंपनी में, जो कंपनी में भर्ती होते थे अंग्रेज, वही सिर्फ व्यापारिक अधिकार उन्हीं को होता था। इसलिए व्यापारिक कार्य कंपनी के हाथों में था, लेकिन अब भी है। वो कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी लाइन क्या है? नियंत्रण मंडल के सदस्यों को
भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1793 के तहत, इस एक्ट के तहत नियंत्रण मंडल की स्थापना किसने की थी? ये है आपका नियंत्रण मंडल। 6 सदस्यों वाला मंडल था नियंत्रण मंडल। 6 सदस्यों वाली गुप्त समिति थी। क्या थी? गुप्त समिति थी। ये 6 सदस्यों वाली क्या थी? गुप्त समिति थी। तो इसके वेतन के लिए भारतीय राजस्व से इन्हें वेतन देने की व्यवस्था की गई। सबसे पहला 1793 में पहला तो क्या हुआ? व्यापारिक कार्य को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया किसके? कंपनी के। और दूसरा नियंत्रण मंडल, जो नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ठीक है। अब तीसरा कार्य क्या हो रहा है? तीसरा है ये ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों। तीसरा है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की क्या रखी जा रही है? नींव रखी जा रही है। लिखित विधियों के द्वारा, लिखा पढ़ी के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है। अब जो भी कार्य होगा वो लिखित होगा। ठीक है। लिखित, इसी चीज को कहा गया है लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। फिर अगला नियम क्या है? कानूनों, नियमों की व्याख्या का अधिकार। ये चीज इंपॉर्टेंट है। व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। व्याख्या का अधिकार किसको प्रदान किया गया? न्यायालय को। तो 1793 के एक्ट आराम से आप याद कर सकते हैं। व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया किसके? कंपनी के। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। अब उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और अगला क्या है? लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई। और फिर नेक्स्ट क्या है इम्पॉर्टेंट? अब कानूनों और नियमों की व्याख्या करने का जो अधिकार था वो न्यायालय को प्रदान कर दिया गया। अब फिर ये है 1786 एक्ट। तो फिर कल दोस्तों अगली क्लास होगी इसके अगले वाले अधिनियम की। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए मेहनत डेली करते रहें। धन्यवाद।